हाय दोस्तों, अभी तक मैंने आप लोगों से सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस काउंटर्स के बारे में बात की। सिंक्रोनस काउंटर्स के अंदर हमने देखा रिंग काउंटर, जॉनसन काउंटर या कोई भी जनरल सीक्वेंस बनाने के लिए सिंक्रोनस काउंटर कैसे यूज होता है। और एसिंक्रोनस काउंटर के अंदर हमने रिपल काउंटर की बात की। उसमें हमने ये भी बात की कि किस तरह से उसे रीसेट किया जाता है या किस तरह से उसके मॉड को चेंज किया जाता है। अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं कि कुछ सिंक्रोनस काउंटर जो स्पेशल काउंटर्स होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो बात सिंक्रोनस काउंटर्स की ही करेंगे, बट कुछ अलग कैटेगरीज जो हमने अभी तक कवर नहीं किया है। तो नेक्स्ट काउंटर जो हम बात करने वाले हैं वो है सिंक्रोनस सिंक्रोनस सीरीज कैरी काउंटर। ठीक है, इसका मतलब समझते हैं कैसा काउंटर होता है, किस तरह से इसको डिजाइन करते हैं। देखो, जैसे रिंग और जॉनसन काउंटर होते हैं ना, उसी टाइप से ये भी एक स्पेशल कैटेगरी होती है। ये टी फ्लिप फ्लॉप से बनाया जाता है। इसका टी नॉट रखते हैं 1। यहां पे हमने क्लॉक दे दिया। जब मैं सिंक्रोनस काउंटर की बात कर रहा हूं तो इससे क्या समझता हूं कि सभी फ्लिप फ्लॉप के अंदर सेम क्लॉक जाना जरूरी है। ठीक है, T1 Q1। तो T1 में देखो मैंने क्या डाला है, T1 में मैंने Q नॉट डाला है। अब ये देख के लग रहा होगा ये तो कि रिंग काउंटर की तरह चल रहा है, बट ऐसा नहीं है। पहली बात तो रिंग काउंटर के अंदर हम लोग क्या यूज करते थे, रिंग काउंटर के अंदर डी फ्लिप फ्लॉप का यूज होता था। अब देखो, अगली बार मैंने पिछले आउटपुट को फीड नहीं किया, पिछले दोनों आउटपुट के एंड को फीड किया है। और लास्ट बिट में क्या करूंगा, T3 Q3 तो एक तो ये वाला आउटपुट ले लो, एक पिछले गेट का। ठीक है, और सभी फ्लिप फ्लॉप के अंदर सेम क्लॉक प्रोवाइड करेंगे बिकॉज इट इज अ सिंक्रोनस काउंटर। ठीक है, ऐसे सेम क्लॉक प्रोवाइड कर दिए। अब इसको सीरीज कैरी क्यों बोल रहे हैं, देखो जैसे हमारा एडर होता है, एडर में हम क्या कहते हैं, एलएसबी को ऐड करने के बाद उसकी जो कैरी बनती है वो अगली बिट में ऐड होती है। फिर अगली बिट को ऐड कर लेता हूं तो उसकी कैरी और नेक्स्ट बिट में जाती है। सेम वे में देखो, पिछली बिट का आउटपुट अगली बिट में गया, फिर इन दोनों बिट का आउटपुट T2 में गया, फिर तीनों का आउटपुट T3 में गया। देखो जैसे T1 पे क्या आ रहा है, यहां पे Q नॉट, T2 पे क्या आ रहा है Q नॉट Q1, और T3 पे क्या आ रहा है Q नॉट Q1 Q2। ये आ रहा है ना। अब इसका क्या मतलब है कि पीछे आने वाले सभी आउटपुट को मैं आगे कैरी करता जा रहा हूं, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, इट इज अ सीरीज कैरी काउंटर। तो टी नॉट को तो 1 रखा है और बाकी सभी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पिछले आउटपुट्स पे डिपेंड करते हैं। तो इसमें लिखना, इन सीरीज कैरी काउंटर, इन सीरीज कैरी काउंटर द इनपुट the input to any bit the input to any bit depends upon the outputs of previous bits, depends upon the outputs of previous bits। ठीक है, अब देखो मैं यहां पे कुछ ऑब्जर्वेशन लिखता हूं इस सर्किट के बारे में। अब ये टी फ्लिप फ्लॉप है, टी फ्लिप फ्लॉप में दो ही स्टेट होती हैं, होल्ड या टॉगल। इनपुट 0 तो होल्ड, 1 तो टॉगल। तो देखो टी नॉट को तो 1 फिक्स कर रखा है ना, इसका मतलब है
Q0 toggles at every clock edge, ठीक है। लेकिन Q1 कब टॉगल होगा? जब उसका इनपुट 1 होगा, तो हम बोलेंगे Q1 toggles when Q0 is 1। सेम वे में Q2 कब टॉगल होगा? जब उसका इनपुट 1 होगा। T2 का इनपुट 1 होने का मतलब Q0 और Q1 दोनों 1। Q0 इक्वल टू Q1 इक्वल टू 1। सेम वे में Q3 कब टॉगल करेगा? जब उसका भी इनपुट 1 हो। उसके लिए तीनों को 1 होना जरूरी है, ठीक है। जब तीनों 1 होंगे तब वो टॉगल कर जाएगा। ये फ्लिप फ्लॉप का वर्किंग समझ आया कि ये T0 तो 1 है, तो ये तो हमेशा टॉगल करेगा। फिर इसका आउटपुट इसका इनपुट पिछले का आउटपुट है, तो जब ये 1 हो जाएगा तब दूसरा फ्लिप फ्लॉप टॉगल करेगा। जब ये दोनों 1 होंगे तब इसका इनपुट 1 होगा, ये टॉगल करेगा। जब पिछले तीनों 1 होंगे तो इसका इनपुट 1 होगा, चौथे वाला टॉगल करेगा। अब देखो टेबल समझना। अभी मान लो क्लॉक हमने नहीं लगाई है, तो इनिशियली सारे हैं 0 0 0 0। अब क्लॉक एज आते ही Q0 तो टॉगल करेगा, लेकिन Q1 टॉगल नहीं कर पाएगा। Q1 क्यों नहीं टॉगल कर पाएगा? Q1 टॉगल तब करता है जब पहले से Q0 क्या हो? 1। मैं ये कहूंगा अगर इनकी प्रीवियस वैल्यू 1 होगी तब क्लॉक एज आने पे वो टॉगल कर जाएगा। ऐसा मत सोचना देखो कि Q0 तो 1 हो गया, इसे टॉगल कर जाना चाहिए था, क्योंकि Q0 जब 1 होगा तब तक क्लॉक एज निकल चुका होगा, और टॉगल करने के लिए क्या चाहिए? क्लॉक एज। ऐसा सोचो, मान लो फ्लिप फ्लॉप का प्रोपोगेशन डिले है 10 नैनोसेकंड। ऐसा मानो फ्लिप फ्लॉप 10 नैनोसेकंड बाद आउटपुट देता है। अब ये क्लॉक एज 0 पे आया या टी क्लॉक पे आया, चलो टी क्लॉक पे क्लॉक एज आया, तो ये टॉगल तो किया, ये 1 तो बना, लेकिन कितने पे? 10 नैनोसेकंड। बट क्लॉक एज कब आया था? टी क्लॉक पे। तो टी क्लॉक वाला क्लॉक एज जब गुजर चुका है तो इसके 1 बनने का इफेक्ट अभी नहीं देख पाओगे। वो कब देख पाओगे? जब अगला क्लॉक एज आता है। देखो सभी के आउटपुट क्लॉक एज पे ही चेंज होंगे, लेकिन क्लॉक एज के कुछ देर बाद चेंज होंगे प्रोपोगेशन डिले की वजह से। दोबारा समझो, अगर क्लॉक एज 1 सेकंड पे आता है तो आउटपुट चेंज होगा 1 प्लस टीपीडी पे। 1 प्लस प्रोपोगेशन डिले पे ही तो चेंज होगा ना। तो 1 प्लस टीपीडी पे चेंज हुआ, लेकिन क्लॉक एज तो तब तक निकल चुका था, क्योंकि क्लॉक एज कब आया था? 1 पे। तो अब ये अगले क्लॉक एज का इंतजार करेगा। जब तक अगला क्लॉक एज नहीं आएगा ये कुछ नहीं कर पाएगा। बात समझ आ रही है? तो Q0 1 तो हुआ है, लेकिन उसकी वैल्यू का अभी यूज नहीं कर पाओगे, उसकी वैल्यू का यूज होगा अगले एज पे। तो देखो अगला एज आया, तो अब इसे दिखेगा भाई Q0 तो 1 है, Q0 1 है तो ये 1 हो जाएगा, और Q0 को तो टॉगल करना ही करना है, ठीक है। ऐसे अगला क्लॉक एज, अब ये 0 है तो ये तो टॉगल नहीं कर सकता ना। अब देखो जब Q1 Q0 दोनों 1 1 हो गए तो हमने क्या बोला था? Q2 टॉगल करेगा, लेकिन अगेन Q2 इमीडिएटली टॉगल नहीं करेगा, अगले क्लॉक एज का इंतजार करेगा। तो जब Q0 Q1 1 1 हो गए तो ये तो टॉगल कर गया। अब Q0 1 होने की वजह से, Q0 1 था तो Q1 भी टॉगल करेगा, तो ये भी टॉगल कर गया, और Q0 तो करेगा ही करेगा, क्योंकि हमने क्या लिखा है? Q0 टॉगल्स एट एवरी क्लॉक एज। आगे चलते हैं 5। अब देखो Q0 0 है तो ये तो टॉगल कर नहीं सकता, बट Q0 तो करेगा, और ये दोनों 0 0 हैं तो ये भी टॉगल नहीं कर पाएगा, ये भी सेम रहेगा। बात समझ आ रही है? क्योंकि Q2 के टॉगल करने के लिए Q0 Q1 दोनों का 1 होना जरूरी है। अभी ये दोनों 0 हैं तो ये टॉगल नहीं करेगा। अब अगला बताओ जल्दी से। देखो ये तो 0 ही रहेगा, ये 0 1 है, दोनों 1 1 होने चाहिए तभी टॉगल करेगा,
1 1 तो नहीं है तो ये सेम रहेगा, ये 1 है इस वजह से ये टॉगल करेगा और ये तो करेगा ही करेगा। अगला ये 1 0 है, दोनों 1 1 होने चाहिए तो ये टॉगल नहीं करेगा ना, दोनों 1 1 होते तब टॉगल करता, ये 0 है तो ये भी टॉगल नहीं कर सकता और ये तो करेगा। अब अगले में देखो जब ये तीनों 1 हो गए, ये तीनों 1 हो गए तब क्या होगा, तीनों 1 हो जाने से Q3 टॉगल कर जाएगा, Q3 हो गया 1, ये दोनों 1 हो जाने से ये भी टॉगल कर जाएगा, ये 1 हो जाने से ये टॉगल कर जाएगा और ये तो करेगा ही, ये आ गया। ऐसे ही 9, अब ये तीनों 0 हैं, ये तो टॉगल नहीं कर सकता ना, ये दोनों 0 हैं, ये भी नहीं कर सकता, ये 0 है इसलिए ये भी नहीं कर सकता, बट ये तो करेगा। LSB हमेशा टॉगल कर रही है क्योंकि LSB में इनपुट क्या लगा है 1। अगले क्लॉक एज पे आओ, 1 1 1 तो नहीं है ना तो ये टॉगल नहीं करेगा, 1 1 नहीं है तो ये भी टॉगल नहीं करेगा, बट ये 1 है तो ये टॉगल कर गया और ये तो करेगा ही करेगा, 1 0 1 0। ठीक है, अब आगे की बात करता हूं, देखो यहीं पे लिख रहा हूं, 11th क्लॉक साइकिल पे बात करते हैं, तीनों 1 1 तो नहीं है, तीनों 1 1 नहीं है तो ये तो टॉगल नहीं करेगा, ये 1 ही रहेगा, ये दोनों भी 1 1 नहीं है तो ये भी टॉगल नहीं करेगा, ये 0 ही रहेगा, ये भी 0 है तो ये भी टॉगल नहीं करेगा, बट LSB का काम है टॉगल करना। फिर 12th, अब देखो पिछले तीनों तो 1 1 नहीं है ना तो ये सेम रहेगा, बट ये दोनों 1 1 है तो ये टॉगल कर गया, ये 1 है तो ये भी टॉगल कर गया और ये तो करेगा ही। तीनों 1 1 नहीं है, ये टॉगल नहीं करेगा, ये दोनों 1 1 नहीं है, ये भी टॉगल नहीं करेगा, ये 1 नहीं है तो Q1 भी टॉगल नहीं करेगा, बट Q0 हमेशा करेगा। तीनों 1 1 नहीं है तो Q3 तो टॉगल करेगा नहीं, पिछले दोनों 1 1 नहीं है तो ये भी टॉगल नहीं करेगा, बट ये 1 होने की वजह से Q1 टॉगल कर गया और ये तो करता ही। 15, अब तीनों तो 1 1 नहीं है, ये टॉगल नहीं करेगा, दोनों 1 1 नहीं है, ये भी टॉगल नहीं करेगा, ये 0 है तो ये भी टॉगल नहीं करेगा, बट LSB करेगी। और लास्ट अगर 16 पे जाओगे, Q2 Q1 Q0 तीनों 1 1 है तो ये आ गया टॉगल करके 0, ये दोनों 1 1 है टॉगल करके 0, ये 1 है टॉगल करके 0 और ये तो करता ही टॉगल, तो 16th पे वापस सेम आ गया। तो एक चीज देखो, ये एसिंक्रोनस काउंटर के रिपल अप काउंटर की तरह नहीं चल रहा, 0 से 15 तक काउंट कर रहा है फिर 16वें पे वापस क्या आ जा रहा है 0। तो इसका जो स्टेट टेबल बन रहा है प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट, दैट इज एग्जैक्टली सेम एज अ रिपल अप काउंटर। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट लिख लेना, ये स्टेट टेबल बना करके द स्टेट टेबल ऑफ सिंक्रोनस series carry counter, the state table of synchronous series carry counter is identical to ripple counter, is identical to ripple counter। ठीक है, ये बात क्लियर हुई कैसे बन रहा है। अब बात करते हैं प्रोपोगेशन डिले की। अब एक चीज समझना, मैं एंड गेट का डिले बोल रहा हूं T एंड, और फ्लिप फ्लॉप का बोल रहा हूं TFF। अब मान लो क्लॉक पहली आई T इक्वल टू 0 पे, तो आउटपुट कहां मिलेगा, ये TFF 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 TFF। सभी फ्लिप फ्लॉप में सेम क्लॉक गई है ना, तो सबका आउटपुट कितनी देर बाद आ जाएगा TFF बाद। ये एंड गेट कब देगा अपना आउटपुट, T एंड प्लस TFF पे, इसको भी तो डिले लगेगा। अब दूसरे एंड गेट में देखो कब गया है T एंड प्लस TFF, तो ये कब देगा अपना आउटपुट, ये देगा 2T एंड प्लस TFF।
इतने टाइम पे देगा ना ये अपना आउटपुट। अब ये जो दूसरे एंड गेट का आउटपुट है लास्ट फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट का काम कर रहा है। अब देखो मैं ये चाहूंगा लास्ट फ्लिप फ्लॉप पे जो भी इनपुट आने वाला है वो क्लॉक एज से पहले आ जाए, क्योंकि अगला क्लॉक आने से पहले इनपुट्स का स्टेबल होना जरूरी है। अब याद करो जब मैंने टाइमिंग पैरामीटर पढ़ाए थे तो मैंने एक टाइम पढ़ाया था सेटअप टाइम। मैंने क्या बोला था, ये क्लॉक एज से पहले का वो इंटरवल है जिसमें इनपुट का स्टेबल होना जरूरी है, वरना सिस्टम हो जाता है मेटा स्टेबल। सेम चीज मैं अभी कह रहा हूं कि इनपुट कितने टाइम पे पहुंच रहा है, 2t एंड प्लस TFF। इससे पहले अगली क्लॉक आए ये इनपुट का स्टेबल होना जरूरी है। तो ये वाला पॉइंट लिखना, ऑल द फ्लिप फ्लॉप चेंज देयर स्टेट साइमल्टेनियसली, all the flip flop change their state simultaneously at TFF, but before next clock edge arrives, the input to all the flip flops must become stable or constant। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, देखो अगला क्लॉक एज आएगा टी क्लॉक, उससे कितनी पहले स्टेबल हो जाना चाहिए, उससे सेटअप टाइम पहले तक स्टेबल हो जाना चाहिए। यानी इनपुट का डिले इससे छोटा ही रहना चाहिए, ठीक है, या ये कह दो क्लॉक का पीरियड इससे बड़ा रहना चाहिए। ठीक है भाई। तो मैंने क्या बोला, इनपुट में जो डिले आ रहा है दैट शुड बी लेस देन सेटअप टाइम बिफोर द क्लॉक एज। क्लॉक एज से कितनी पहले इनपुट आ जाना चाहिए, सेटअप टाइम। इसीलिए मैंने बोला क्लॉक माइनस सेटअप से छोटा होना चाहिए डिले। इसको जनरलाइज करने के लिए क्या करते हैं, जो 2 होता है इसको लिख देते हैं n-2। n-2 क्यों, यहां कितनी बिट्स थी 4 और एंड गेट कितने लगे 2, तो यहां 2t एंड आया। तो अगर n बिट्स होती तो कितने एंड गेट लगते, n-2। 3 बिट में 1 एंड गेट, 4 बिट में 2, 5 बिट में 3। तो जनरल फॉर्मूला होता है n-2 t एंड। तो देखो इसकी स्टेट टेबल में कुछ खासियत नहीं है, कुछ ऐसी अलग चीज नहीं है इसकी स्टेट टेबल में। तो इस पे अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछता भी है तो क्वेश्चन ये प्रोपोगेशन डिले या क्लॉक पीरियड के बारे में आ सकता है। तो इसका डिजाइन याद रखना, गेट में आए कम चांस है, अदर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। इसी का देखो दूसरा ऑल्टरनेटिव होता है पैरेलल कैरी काउंटर। ठीक है, जैसे कैरी लुक अहेड एडर होता था ना, ऐसी पैरेलल कैरी। अब पैरेलल कैरी क्या कहता है कि एंड गेट्स को कास्केड मत करो, बट उसकी जगह क्या करो, देखो यहां से मत दो, उसके बदले यहां पे क्या करो, Q0 और Q1 अलग से लगा दो। यानी ये वाला एंड गेट कितना हो गया, 3 इनपुट एंड। ऐसे अगर और बिट बढ़ाओगे तो आगे 4 इनपुट एंड, 5 इनपुट एंड, तो नंबर ऑफ इनपुट्स एंड गेट में बढ़ते जाएंगे। जितने ज्यादा इनपुट वाला एंड गेट लोगे उसका डिजाइन भी उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, या ये कह दो उसकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। तो ऐसा करने से हो क्या रहा है, अब देखो फायदा क्या हो रहा है, इस एंड गेट का आउटपुट आया टी एंड प्लस TFF। मुझे Q0 और Q1 मिल चुके थे TFF पे, तो ये एंड गेट कब आउटपुट देगा, ये भी देगा टी एंड प्लस TFF पे। अब इसे पिछले एंड गेट का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखो पिछले एंड गेट का आउटपुट इसमें नहीं गया, इसमें मैंने अलग से Q0 भेजा है और अलग से ही भेजा है Q1। इक्वेशन कभी भी नहीं बदली,
लेकिन मैंने एक एंड गेट के बाद दूसरा एंड गेट लगाने की जगह एक 3 इनपुट वाला एंड गेट लगा दिया। अब इस एंड गेट का डिले कितना है, टी एंड प्लस टी एफ एफ, तो यहां 2 हट जाएगा, तो यहां पे क्या रह जाएगा, बस इतना। यहां n-2 का फंडा नहीं आता, तो इसमें लिखना इन सिंक्रोनस पैरेलल कैरी काउंटर, in synchronous parallel carry counter, instead of cascading, in synchronous parallel carry counter, instead of cascading AND gates, instead of cascading AND gates, we directly connect flip-flop input, we directly connect flip-flop input to the, flip-flop output to the AND gate input, flip-flop output to the AND gate input, which reduces propagation delay, and also reduces minimum clock period, which reduces propagation delay and also reduces minimum clock period, and hence increase maximum clock frequency, देखो हम यहां ये कह रहे हैं टी क्लॉक इससे बड़ा होना चाहिए, यानी ये वैल्यू जो है राइट हैंड साइड पे, ये टी क्लॉक की मिनिमम वैल्यू है। तो अगर टाइम पीरियड मिनिमम है तो ये भी तो कह सकते हो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो ये बात समझ आई कि हम लोग मिनिमम पीरियड निकाल रहे हैं यहां से, तो इसका मतलब है हम क्या निकाल सकते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मिनिमम पीरियड पैरेलल कैरी में कम आता है, इसीलिए उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ज्यादा आती है। अब देखो काउंटर्स की दोनों की वर्किंग सेम है और किसके जैसी है, रिपल कैरी, बट रिपल कैरी में प्रोपोगेशन डिले कितना होता है, n इंटू टीपीडी, यहां उससे कम आता है। तो अगर मैं स्पीड की बात करूं, सबसे हाईएस्ट स्पीड किसकी होगी, पैरेलल कैरी, इससे कम सीरीज कैरी, और सबसे कम रिपल काउंटर, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, हाईएस्ट स्पीड इज पैरेलल कैरी, देन लेसर सीरीज कैरी एंड लीस्ट रिपल काउंटर, क्योंकि तीनों की ट्रुथ टेबल सेम है या स्टेट टेबल सेम है, बट तीनों का प्रोपोगेशन डिले डिफरेंट है। ये बात क्लियर हुई, सीरीज और पैरेलल कैरी काउंटर। इस पे डायरेक्टली टाइम पीरियड का या मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट टेबल क्योंकि रिपल काउंटर जैसी ही होती है। तो क्या याद रखोगे बेसिक, कि सीरीज कैरी काउंटर में एंड गेट्स कास्केड करते हैं और कितने लगते हैं, n-2, वेयर n इज द नंबर ऑफ बिट्स, और पैरेलल कैरी में कास्केडिंग नहीं होती, तो एंड गेट में एक ही एंड गेट का डिले आता है, ठीक है। तो ये दो बेसिक चीज याद रखना। इसको मैंने लास्ट में इसलिए बताया क्योंकि अब हम इसको रिपल काउंटर से भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। बट गेट के लिए इतना रेलिवेंट नहीं है जितना कि अदर एग्जाम्स में है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।